हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो कि कक्षा 9 की गणित की इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो सबसे पहला है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि क्या एक बिंदु से एक ही रेखा जा सकती है। तो मान लिया हमने ये बिंदु है, तो एक रेखा ये चली गई, एक रेखा ये चली गई, एक रेखा ये चली गई, एक रेखा ये और इस तरीके से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम आंसर में यही लिख देंगे, चित्रानुसार एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इस हिसाब से हमारा जो प्रश्न दिया गया था वो हमारा असत्य हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा था कि एक ही रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। यहाँ पे फिर से इसने असत्य दे दिया है। कारण यूक्लिड की जो पहली अवधारणा है वो यही थी कि दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा जा सकती है, और इसमें लिखा है असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। तो लिख देंगे अभिधारणा 1 के अनुसार दो बिंदुओं से जाने वाली सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारी जो अभिधारणा है वो 2 है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख देंगे सत्य। अभिधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हमने कारण में लिख दिया। आगे कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो देखो दोस्तों, अगर हमारे वृत्त बराबर हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, और उनका अगर क्षेत्रफल बराबर होगा यानी एरिया, तो क्षेत्रफल जो है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर हमारी क्या है, त्रिज्या है। इसका मतलब क्षेत्रफल अगर बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगी। तो यही चीज हम लिख देंगे कारण में, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, अतः क्षेत्रफल बराबर होने पर वृत्त की त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रश्न को एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये हमारा सत्य हुआ। ठीक है, अंत में है आकृति दी गई है ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये भी हमारा बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। क्यों लिख देंगे, अभिग्रहित 1 के अनुसार। कारण अभिग्रहित 1 क्या दिया गया है उसको आप पढ़िए, और अगर कल पढ़ा होगा तो उसको बताइए क्या है। अभिग्रहित 1 हमारा है कि अगर एक ही वस्तु के बराबर दो वस्तुएं हैं तो वो वस्तुएं भी आपस में बराबर होगी। और वही कारण इसमें है कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर हमारा एक्स वाई होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, और वो क्या है। तो देखो, सबसे पहला दिया गया है कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहेंगे, तो जिन रेखाओं के बीच का अंतर समान हो उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न प्रतिच्छेद करें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दोनों परिभाषाओं में एक ही बात है। तो जैसे दोनों के बीच का अंतर समान अगर होगा तो फिर वो दोनों रेखाएं चाहे जितनी बढ़ा दो इधर चाहे जितना इधर, वो बराबर पे जाएंगी, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, दूसरा है लंब रेखाएं। जो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये पोजीशन, ये कोण बन रहा है 90 अंश का यानी समकोण, तो ये दोनों कैसी हो गई, लंब रेखाएं। आगे है रेखाखंड। किसी रेखा के एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं।
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर कहीं पे ये चित्र बना है, इधर लिखा है ए बी, तो ये हमारा रेखाखंड नहीं है, ये हमारी है रेखा। रेखा अनंत तक जाती है, अनंत से आती है, ये तीर का चिन्ह लगा होता है। अब जहाँ पे रेखा बात हो जाती है वहाँ पे तीर नहीं लगा होता है, वहाँ पे एक निश्चित रेखाखंड होता है। ठीक है, तो रेखा के एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। आगे वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी होती है वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। OP कर दो या फिर ये OQ कर दो या OR, ये हमारी सभी क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद अंत में है कि वर्ग, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। तो ये इसका चित्र बना हुआ है। तो ये परिभाषाएं थी और इसको हमने जो है परिभाषित कर दिया है। अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता बिल्कुल है, कई पद ऐसे बीच में आए हैं। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली अभिधारणा है कि दो भिन्न बिंदु ए व बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए व बी के बीच में स्थित होता है। दूसरा, यहाँ कम से कम 3 बिंदु ऐसे विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि दो बिंदु अगर ए, अभिधारणा 1 ये हमारी दी गई है कि दो बिंदु अगर एक, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो बीच में कोई बिंदु सी ऐसा होगा जो इसके लाइन पे होगा और ये मध्य में होगा। मध्य में होगा इसका मतलब AC बराबर BC ये होगा। ठीक है, दूसरी अभिधारणा हमसे ये कह रहा है प्रश्न कि कम से कम 3 बिंदु ऐसे विद्यमान होंगे कि वे एक रेखा पे स्थित नहीं हैं। ये हमने मान ली एक रेखा AB, तो 2 बिंदु तो ये हो गए। एक बिंदु कम से कम जरूर ऐसा मिल जाएगा जो इस पे नहीं होगा, तो ये हमने ऊपर या नीचे कहीं मान लिया। तो ये हमारी पहली अभिधारणा दी गई है, ये दूसरी दी गई है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? अब प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो देखो, तो अपरिभाषित शब्द, ऐसे शब्द हैं क्या इसमें जिनकी जो परिभाषित ना किए गए हो? तो देखो, ये यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु की परिभाषा नहीं दी गई है। वैसे तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे नहीं परिभाषित किया गया है, यही तो कह रहा था। दूसरे में देखो, यहाँ भी बिंदु आया है और रेखा आया है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पे परिभाषित नहीं किए गए हैं। ठीक है, दूसरा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, मतलब ये विरोधी नहीं है। ठीक है, तो हाँ, ये अभिधारणाएं सही हैं। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। तो यूक्लिड की जो मुख्य अभिधारणाएं थी वो हम लोगों ने पढ़ी हैं और वो अभिधारणाएं ये नहीं है, ना ही उनसे निकल सकती हैं। तो ये तीसरा आंसर होगा कि नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि यदि दो बिंदुओं ए व बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींच कर इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखो, आकृति हमारी ये अगर बिंदु A है और ये बिंदु B है, बीच में कोई बिंदु C इस तरीके से है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखो लिख सकते हैं, ये पूरा जो AB है, लिख दो चित्रानुसार AB बराबर AC प्लस CB, AC प्लस CB। अब देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, AC बराबर BC, ठीक है, या BC बराबर AB। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं AC प्लस CB या BC, CB या फिर BC। तो यहाँ से
अब दिया है हमें AC बराबर BC या BC बराबर AC। तो यहाँ से AC और BC की जगह पे हम क्या लिख देंगे AC। तो ये AB बराबर हमारा हो गया AC और AC 2AC। तो यहाँ से 2AC बराबर AB, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, या AC बराबर 1/2 AB, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर यही सिद्ध करना था। बहुत आसान प्रश्न था। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 4 में यानी इसके पहले जो प्रश्न लगाया था उसमें सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सी सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना रेखाखंड का एक और मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो D हमने कहाँ मान लिया ये। अब हम क्या दिखाएंगे कि ये DC जो है ये 0 है। जब DC 0 निकल के आ जाएगी इसका मतलब जो D है वही C है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब मध्य बिंदु D है, इसका मतलब AD बराबर होगा DB के। और पिछले प्रश्न में हम C मध्य बिंदु था तो AC बराबर निकल के आया था 1/2 AB। तो यहाँ से AD बराबर निकल के आएगा 1/2 AB। ठीक है, तो ये जो है हमें पता चल गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे चित्रानुसार। ये समीकरण 1 डाल दिया, इसको समीकरण 2 डाल दिया। अब देखो चित्र के अनुसार AB बराबर क्या होगा, AB बराबर AD प्लस DC प्लस CB। अब AD बराबर क्या है, DB, तो लिख दो यहाँ पे DB प्लस DC प्लस CB। ठीक है, अब देखो यहाँ पे DB हमारी ये दूरी है, तो DB को हम लिख सकते हैं DC प्लस CB। तो ये होगा DC प्लस CB प्लस DC प्लस CB। ठीक है, तो DC और DC हो गए हमारे 2DC प्लस CB यानी BC, और ये BC बराबर क्या है, AC। तो हम इसको लिख सकते हैं AC प्लस CB। ठीक है, AC और CB ये क्या होगा पूरा 2DC प्लस AB, और इधर हमारा AB बराबर चल ही रहा था। AB इधर ले आएंगे बराबर के, तो 2DC बराबर AB माइनस AB, तो AB से AB कैंसिल हो गए, आ गया 0। तो यहाँ से DC बराबर हमारा आएगा 0/2 यानी 0। अब जब DC हमारा 0 आ गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि D और C के बीच की दूरी 0 है, अतः D जो है 0C ही है। तो चूंकि D व C के बीच की दूरी 0 है, अतः बिंदु D C ही है, और इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों हमारा 6वां प्रश्न दिया गया है कि आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। बहुत आसान प्रश्न है ये, तो पिछले प्रश्नों की अपेक्षा। देखो दिया गया है, पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। ठीक है, तो दिया है हमें AC बराबर BD। अब देखो AC का मतलब AB प्लस BC, तो लिख देंगे AB प्लस BC, और BD का मतलब BC प्लस CD। अब देखो AB बराबर पूछ रहा है तो BC बराबर के इधर भेज दो। AB बराबर BC प्लस CD, और ये माइनस BC इधर आ जाएगा। BC प्लस के BC माइनस के कैंसिल हो गए। AB बराबर क्या बचा इधर, CD, और यही हमें सिद्ध करना था। आसान था ना, लिख दो यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि यूक्लिड की अभिग्रहीतों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें, आगे ये लिखा है कि ये अभिधारणा से संबंधित नहीं है, यानी अभिग्रहित अलग है और अभिधारणा अलग है। तो पहले हम ये आपको बता दें कि अभिग्रहित 5 है क्या। तो वो ये है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। याद कर लो, आप भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कभी कभी।
पूर्ण अपने भाग से सदैव बड़ा होता है। अब ये कह रहा है प्रश्न कि ये सर्वव्यापी सत्य क्यों है। सर्वव्यापी सत्य हम लोग उसे कहते हैं जो विश्व में कहीं भी जाए और वो सही होती है। जैसे 2 × 2 = 4 यहाँ करें, चाहे यूएसए में करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करें, कहीं भी करें तो वो 4 ही आएगा। तो इसी तरीके से तो क्योंकि विश्व में सभी वस्तुओं के लिए ये सत्य है, इसीलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।